हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज के विषय में। जी हाँ, अगर दोस्तों आपको भी सी लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक की पूरा देखिएगा। मैं आपको आज इस पूरे वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ कि एक्चुअल में सी प्रोग्रामिंग क्या है और ये किस तरह से काम करती है। जी हाँ, अगर आपको बिल्कुल भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो बिल्कुल भी फ़िक्र करने की आवश्यकता नहीं है। आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं और आपको मैं श्योरिटी के साथ सिखा करके ही मानूंगा। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो जो होगा सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा टॉपिक है सी लैंग्वेज। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर दूं, ये जो आपको नोट्स स्क्रीन पे शेयर हो रहे हैं ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, और ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, स्टडी कर सकते हो। चलो फिलहाल हम शुरू करते हैं सी लैंग्वेज। तो ये हमारा पूरा ट्यूटोरियल हिंदी में होने वाला है। नोट्स मैं आपको प्रॉपर पूरे कंप्लीट इंग्लिश में दूंगा। और अभी ये जो हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है सी लैंग्वेज पे, यहाँ पे मैं आपको ड्राई रन सिखाऊंगा। ड्राई रन के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल्स भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा टॉपिक। सबसे पहले अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की हिस्ट्री की तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिची एट लेबोरेटरीज ऑफ AT&T यानी अमेरिकन टेलीफोन्स एंड टेलीफोनग्राफिक, है ना, टेलीग्राफ इन USA। ठीक है, आगे देखिए यानी जो सी लैंग्वेज है, हाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी गाइड करता जाऊँगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सी प्रोग्रामिंग को डेवलप किसने किया था? डेनिस रिची ने। कब डेवलप किया था? 1972 को। कहाँ पे किया था? USA में, बेलग्राम लेबोरेटरीज में, यानी AT&T। ठीक है, अमेरिकन टेलीफोन्स एंड टेलीग्राफ, इस कंपनी में यहाँ पे डिज़ाइन किया गया। आगे देखते हैं। सी लैंग्वेज इज़ अ केस सेंसिटिव टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का यहाँ पे मतलब ये होता है कि आपको ये पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप कोड बनाओगे तो आपको स्मॉल लेटर्स में पूरा का पूरा यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। बिकॉज यूज़ ऑफ सिंटैक्स इज बेस्ड ऑन स्मॉल लेटर्स इन सी, यानी आपका जो लैंग्वेज है यानी जो सिंटैक्स है सी लैंग्वेज का वो स्मॉल लेटर्स पे काम करता है। सी लैंग्वेज इज डेवलप्ड ऑन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन बेल लेबोरेटरी, यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा कि आपको पता होगा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे इस लैंग्वेज को डिज़ाइन किया गया था। आगे देखिए लिखा हुआ है इट इज़ द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक टाइप की स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम। एक्चुअल में व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम क्या होता है, आप प्रोग्राम से क्या समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल से एकदम मैं ईजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप प्रोग्राम इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी एक प्रोग्राम बहुत सारे नियमों का समूह होता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब इनपुट कह सकते हो, बहुत सारे इनपुट का एक कलेक्शन होता है और स्टेटमेंट, है ना। अब प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक जो प्रोग्राम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेवलप मोड के लिए, यानी कि किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए डिज़ाइन होता है। दूसरा डिज़ाइनिंग के लिए, यानी एक प्रोग्राम दो तरीके से काम करता है, या तो डेवलपिंग के लिए काम करता है या तो डिज़ाइनिंग के लिए काम करता है। जैसे डेवलपिंग की बात करें तो यहाँ पे हम कौन कौन से लैंग्वेजेस पढ़ते हैं? C++, जावा एंड पाइथन। अगर हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग की बात करें, नोटपैड, वर्डपैड, PHP, जिनसे हम वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करते हैं, तो वो सारी लैंग्वेजेस हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। Programming language. What is the meaning of programming language? A programming language is a formal computer language designed to communicate instruction to a machine, particular a computer. यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रकार की ऐसी भाषा होती है जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से हमारा कंप्यूटर कम्युनिकेट, यानी आपस में एक मशीन से, हमारा जो कंप्यूटर है मशीन से इंटरेक्ट कर पाता है, उससे बातचीत कर पाता है। यानी एक यूज़र मशीन से जिस तरह से बात करता है उसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता यहाँ पे होती है। इट इज़ द टू टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी यहाँ पे जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो दो टाइप की पाई जाती है। पहली है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज़ नॉन स्ट्रक्चर्ड। धीरे धीरे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और एक ही चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। चलिए अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ, व्हाट इज़ द मीन ऑफ स्ट्रक्चर्ड? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर्ड, यानी किसी चीज़ का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए, किसी चीज़ को स्ट्रक्ट करने के लिए जो लैंग्वेज हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो हमारी कौन सी है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर लैंग्वेज विच फॉलो एनी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर।
जैसे कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, वी स्क्रिप्ट मतलब विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट भी है आपकी, ठीक है। नॉन स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज जैसे कौन कौन सी हो गई, कह सकते हो विच इज़ नॉट फॉलो एनी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, यानी ये प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता, जबकि सी लैंग्वेज हमारी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। प्री डिफाइंड क्या होता है आगे जब हम प्रोग्राम में आपको समझाएंगे तब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख सकते हो नॉन स्ट्रक्चर्ड का बेसिक, लोगो, पीसी, है ना। अब मैं बात करता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। एक्चुअल में सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं हैज़, आपने देखा होगा हैज़, इंक्लूड, फिर एंगुलर ब्रैकेट stdio डॉट एच, इंक्लूड, कोनियो, पता नहीं क्या क्या एटसेट्रा एटसेट्रा रहता है जो कि हमारे सर के ऊपर से परे है, हमें समझ नहीं आता। तो एकदम निश्चिंत हो जाओ, है ना, सारी डाउट आपकी यहाँ पे क्लियर होने वाली है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड stdio डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच मेन। एक्चुअली ये जो इंक्लूड stdio और कोनियो डॉट एच, इनको हम हेडर फाइल्स के नाम से जानते हैं। अब इसका सिंटेक्स क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर फाइल डिफाइन करते हैं, उसके बाद एक मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं, फिर यहाँ पे करली ब्रेसेस को ऑन करते हैं। करली ब्रेसेस का मतलब है प्रोग्राम को हमने कहाँ से स्टार्ट किया, और जब करली ब्रेसेस क्लोज होंगे उसका मतलब है प्रोग्राम को हमने कहाँ पे एंड किया। करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे जो आपको लाइन्स नज़र आ रही हैं ये स्क्रीन पे, इन लाइन्स में हम अपने स्टेटमेंट देते हैं। यानी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हम अपने प्रोग्राम से क्या करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। हेडर फाइल्स हमारे स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच है यहाँ पे। अब कौन सी लाइब्रेरी को कहाँ इस्तेमाल करना है धीरे धीरे हम सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास डेटा टाइप इन सी। अगर मैं डेटा टाइप की यहाँ पे बात करूँ तो हमारी सी लैंग्वेज में बहुत टाइप के डेटा टाइप पाए जाते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ तो एक्चुअल में हमारे पास जो डेटा टाइप की कैटेगरी है वो दो टाइप की होती है, जिसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी बोलते हैं, या फिर हम इन्हें प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव भी कह सकते हैं। चलिए देख लेते हैं व्हाट इज़ डेटा टाइप। ईच वेरिएबल इन सी हैज़ एन एसोसिएटेड डेटा टाइप, यानी सी लैंग्वेज में जो वेरिएबल है वो डिफाइन करता है, जो वेरिएबल हम वहाँ पर डिक्लेयर करेंगे उसका फॉर्मेशन यानी उसका फॉर्मेट क्या है वो डिफाइन करता है आपका डेटा टाइप। आगे देखिए लिखा हुआ है ईच डेटा टाइप रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड हैज़ सेम स्पेसिफिक ऑपरेशन विच कैन बी परफॉर्म ओवर इट। कहने का मतलब यहाँ पे ये है जो हर डिफरेंट टाइप के जो डेटा टाइप है, जैसे आपके पास इंट, कैर, फ्लोट, डबल, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, नंबर ऑफ डेटा टाइप जितने भी हैं आपके पास, तो हर एक डेटा टाइप एक अलग तरीके से मेमोरी में स्पेस को क्रिएट करता है। कितना क्रिएट करता है ये हम आगे जानेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपके पास दो टाइप के डेटा टाइप है, पहला है प्रिमिटिव, सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी में हम इसको बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप। देखिए प्रिमिटिव डेटा टाइप आर फंडामेंटल डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज, यानी एक्चुअली कह सकते हो कि ये वो डेटा टाइप है जिनका इस्तेमाल सी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा हम करते हैं, ठीक है। जैसे देयर आर एन इंटीजर बेस्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट बेस्ड ऑन सी लैंग्वेज सपोर्ट बोथ साइंड एंड अनसाइंड लेटर्स। कह सकते हो कि जो सी लैंग्वेज है वो साइंड और अनसाइंड दोनों वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ डेटा टाइप होता है क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात की जा रही है। इंट मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में लिखा है 1 2 3, यानी कोई भी 1 2 3 यानी न्यूमेरिक वैल्यू है, अगर 1 2 3 लाइक इसको हम बोलते हैं इंटीजर। और ये इंटीजर कितना डेटा स्टोर करती है, 2 बाइट डेटा स्टोर करती है। कितना करती है, 2 बाइट डेटा स्टोर करती है। वेरी गुड। अगला टॉपिक है यहाँ पे कैर, है ना, ये भी एक आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है। कैर आपका 1 बाइट डेटा स्टोर करता है। एग्जाम्पल का मतलब है कैर का मतलब होता है कैरेक्टर, है ना, ABC। तो यहाँ पे जहाँ ABC की बात आएगी वो होगा हमारे पास कैरेक्टर। अगला ऑप्शन है फ्लोट। फ्लोट आपका 4 बाइट डेटा स्टोर करता है। फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल वैल्यूज़ लाइक एज 1.2, जैसे आप बोलते हो 1.2, 2.4। तो ये सारी क्या है हमारी फ्लोट वैल्यू, जिसको हम फ्लोटिंग वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 बाइट डेटा स्टोर करता है। अगला हम बात करते हैं यहाँ पे डबल की। तो एक्चुअल में जो डबल होता है वो फ्लोट का डबल होता है। कह सकते हो जो फ्लोट वैल्यू है हमारे पास उसका दुगना वो क्या कहलाता है, डबल। तो यहाँ पे डबल जो डेटा स्टोर करता है वो कितना है, 8 बाइट डेटा स्टोर करता है। अगर इसका मैं एक्सटेंशन की बात करूँ इनको हम लॉन्ग फ्लोट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो एक्चुअल में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है, डिटेल में। अभी हम पहले बेसिक्स सीखेंगे, फिर हम आगे बहुत अच्छे से डिफाइन करने वाले हैं। फिर लिखा हुआ है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। देखिए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को ड्राइव्ड डेटा टाइप भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप
अगर आप ओ लेवल के कैंडिडेट हैं या फिर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, अगर आप सी एस ब्रांच के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे ये आपके सेमेस्टर में बहुत अच्छा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ डेटा टाइप एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, यानी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव को डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। लिखा हुआ है प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम ड्राइव्ड डेटा टाइप भी कहते हैं। तो ड्राइव्ड डेटा टाइप या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आर नथिंग बट द प्राइमरी डेटा टाइप विद द लिटिल ट्विस्टेड और ग्रुप्ड, यानी जो प्राइमरी डेटा टाइप है उसी का एक ग्रुप जो होता है उसको हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप या फिर ड्राइव्ड डेटा टाइप कह देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर। जैसे एरे को हम बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन, यानी होमोजीनियस वेरिएबल, होमोजीनियस डेटा जब एक साथ कलेक्ट होता है उसको हम एरे बोलते हैं। फिलहाल जब जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे आगे, वैसे डिटेल में हम आगे डिक्लेयर करेंगे। आगे हम आपको यहाँ पे दिखा दें एक्चुअल में क्या है डेटा स्ट्रक्चर, यानी आप अगर बीटेक के स्टूडेंट हैं या फिर बीसीए के स्टूडेंट हैं या फिर आप बीएससी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिफाइन कर लेता हूँ, क्योंकि आपको जानना आगे के लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम यहाँ पे सीखेंगे। देखिए, अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर की बात करूँ तो बेसिकली ये डेटा दो टाइप के पाए जाते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब नॉन प्रिमिटिव की अगर मैं बात करूँ तो नॉन प्रिमिटिव हमारे पास दो टाइप के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, और लीनियर डेटा टाइप हमारे पास दो टाइप के पाए जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर, कौन सा, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक में हमारे पास एरे आ जाता है, डायनेमिक में हम यहाँ पे लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सारी चीज़ें हम क्रिएट करते हैं। और नॉन लीनियर में हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, जैसे ट्री और ग्राफ। जब आप ट्रैवर्सल पढ़ते हैं ट्री में, जैसे बी ट्री यानी बाइनरी ट्री, तो फिर हम ये सब बहुत ही हाई लेवल के कॉन्सेप्ट हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें वहाँ पे सीखते चलेंगे कि बी ट्री क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, ट्रैवर्सल क्या होता है, नोड क्या होता है, वो सारी चीज़ें आगे हम सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने सुना होगा कि सी लैंग्वेज में सिंटैक्स, हर एक चीज़ का भाई इसका सिंटैक्स उसका सिंटैक्स। एक्चुअल में व्हाट इज़ द मीन ऑफ सिंटैक्स? सिंटैक्स होता क्या है? तो सिंटैक्स रेफर्स टू अ रूल्स दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, यानी सिंटैक्स जो है वो एक लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। Syntax in a computer programming means the rules that control the structure of the symbol, punctuation and word of the programming language। यानी जो syntax है वो आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम के शब्दों को, पंक्चुएशन मार्क को, सिंबल्स को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। एक तरीके से अगर कहा जाए सिंपल भाषा में तो सिंटेक्स एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा रूल है, एक ऐसा तरीका है कि जिस तरीके को इस्तेमाल करके हम अपने प्रोग्राम को करेक्टली लिख पाते हैं। ठीक है, यानी इट इज़ मेथड टू राइट योर प्रोग्राम करेक्टली। आगे देखते हैं। आपने हेडर फाइल का नाम सुना, जैसे मैंने अभी बताया ना, इंक्लूड stdio.h, तो ये .h को हम यहाँ पे बोलते हैं हेडर फाइल। गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा देना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, और हेडर फाइल की यहाँ पे मैं बात कर लूँ, व्हाट इज़ द हेडर फाइल? एक्चुअल में हेडर फाइल जो होती है एक प्रकार की ऐसी फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन होता है .h, और ये क्या कंटेन करती है? सी के फंक्शंस को। यानी अ हेडर फाइल इज़ अ फाइल विद एक्सटेंशन .h विच कंटेन्स सी फंक्शन डिक्लेरेशन एंड मैक्रो डेफिनेशन टू बी शेयर्ड बिटवीन सेवरल सोर्स फाइल। यानी जो सी आप कह सकते हो हेडर फाइल है, इसका एक्सटेंशन है .c। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए, दोनों के लिए हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेवरल सोर्स फाइल का मतलब है आप जब किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हो, उनके अंदर की जो लाइब्रेरीज हैं, उनके अंदर की जो कीवर्ड्स हैं, जो फंक्शंस हैं, वो कौन कौन से हैं, तो उनको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे हेडर फाइल का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम आपके ड्राई रन कराएंगे तब आपको समझ में आएगा क्या है एक्चुअल में मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगला टाइप है यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेरेशन एंड मेमोरी एलोकेशन। बहुत सारे बच्चे जो यूपी बोर्ड के होते हैं, उन्होंने बीटेक ज्वाइन किया, बीसीए ज्वाइन किया, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और वो लैंग्वेज को ज्वाइन कर लेते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि मेमोरी एलोकेशन क्या है, कैसे डिक्लेयर करते हैं। भाई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम चिल मारो। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले देखिए सिंटैक्स लिखा हुआ डेटा टाइप, मैंने वहाँ पे आपको बताया ना, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, बहुत सारे डेटा टाइप आपको मैंने वहाँ पे बता रखे हैं। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल नेम, सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप, मैंने इंट लिख दिया। वेरिएबल नेम, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, वेरिएबल नेम कभी दो अलग अलग नहीं लिखे जाते। यानी वेरिएबल नेम अगर आपको लिखना है तो आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन दो अलग अलग वेरिएबल एक साथ नहीं लिख सकते। लिखने के लिए आपको यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप कॉमा लगाओगे तो वो डिफरेंट दो वेरिएबल हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ इंट इंजीनियरिंग स्पेस अड्डा, तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ क्रिएट करेगा, सिंटैक्स एरर क्रिएट करेगा, तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि हमारा जो
वेरिएबल होगा उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है इंट x। चलिए अगला मैं देखता हूँ एग्जांपल ऑफ हेडर फाइल। यानी हेडर फाइल मैंने ऑलरेडी बताया ये कंटेन्स क्या करता है, प्री डिफाइंड फंक्शन को कंटेन करता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड हेडर फाइल डॉट एच। हेडर फाइल डॉट एच का मतलब है कि इंक्लूड stdio डॉट एच, है ना। चलिए अब यहाँ पे बात आती है मेन फंक्शन की। मेन फंक्शन में बहुत सारे बच्चों के साथ कन्फ्यूजन ये आती है कि सर एक्चुअली मेन फंक्शन का काम क्या है, लिखा हुआ है एवरी फंक्शन सी एंड राइट एन अ वैल्यू। यानी मेन फंक्शन में ही हम बहुत सारी वैल्यूज़ को मेन फंक्शन से देखते हैं, सारी वैल्यू को राइट यानी लिखना कोड करना सारा मेन फंक्शन के अंदर ही हम करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये आती है सर मैं मेन फंक्शन यूज़ करूँ, वॉइड मेन यूज़ करूँ, इंट मेन यूज़ करूँ, कहाँ पे कौन सा मेन फंक्शन यूज़ होता है, बहुत सारी कन्फ्यूज़न आपके साथ बन जाती है। तो यहाँ पे आप अभी फ़िलहाल इतना जान लीजिए कि मैं 3 टाइप के मेन फंक्शन हैं, तीनों में क्या कैसा इस्तेमाल करना है मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। मेन, वॉइड मेन एंड इंट मेन, ये आपका मेन फंक्शन है। फिर यूज़ ऑफ करली ब्रेसेस, ऑलरेडी मैं आपको पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ। आप करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हो अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए और प्रोग्राम को एंड करने के लिए, यानी क्लोज करने के लिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर बात आती है %, की जिसको आप एंड भी बोलते हो। आपने प्रोग्राम में देखा होगा %, एंड क्या है ये, एक्चुअल में इसका इस्तेमाल किया जाता है आप जो यूज़र कह सकते हो जो डेटा या फिर जो आप डेटा डिक्लेयर कर रहे हो, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी का एलोकेशन करना ज़रूरी होता है। तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप इंट x लिखते हो। x का मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, तो x के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी तो उस वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम %, का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं a, तो a में डेटा स्टोर कराने के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे %a। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे मैं /n की बात करूँ तो अपने लाइन को टर्मिनेट करने के लिए हम /n का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है printf, अभी printf पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि मैंने printf आपको नहीं बताया, है ना। printf इन्वर्टेड कॉमा /n गुड मॉर्निंग, यानी ये जो गुड मॉर्निंग है एक नई लाइन से लिख करके आएगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ सी लैंग्वेज की स्टार्टिंग कैसे हुई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो सी लैंग्वेज जब स्टार्ट हुआ एक्चुअल में वो 1966 यानी 1966 में मार्टिन रिचार्ड ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की जिसका नाम था BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए केन थॉम्सन ने और एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलीज़ की 1969 में। उस लैंग्वेज का नाम था P लैंग्वेज और ये लैंग्वेज भी आपके यूनिक्स पे ही डेवलप की गई थी। फिर उसके बाद आपके डेनिस रिची आए, इन्होंने 1972 में पी लैंग्वेज पे बहुत अच्छी स्टडी की और इस लैंग्वेज को और अच्छा मॉडिफाई करके और बहुत सारे फीचर्स के साथ ऐड करके एक नई लैंग्वेज बना दी, उसका नाम रखा गया सी लैंग्वेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक आपने बहुत बार सुना होगा कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर, लोडर बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं कंपाइलर की बात करता हूँ। कंपाइलर एक्चुअली ये जो सारे कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये एक प्रकार के ट्रांसलेटर हैं जो आपके दिए गए इनपुट को मशीन को समझाने में हेल्प करते हैं। चलिए यहाँ पर मैं ईजी वे में बताऊँ तो कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और ये एक टाइम पे पूरे के पूरे होल प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है, ठीक। जैसे कंपाइलर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट कंप्यूटर कोड रिटन इन वन programming language into another language. Compiler translate source code from HLL यानी high level language into LLL यानी low या फिर lower level language. It compiled whole program at a same time यानी एक सेम टाइम पे पूरे प्रोग्राम को वो कंपाइल कर लेता है। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ इंटरप्रेटर की तो देखिए इंटरप्रेटर क्या होता है, एक्चुअल में ये भी एक तरीके का ट्रांसलेटर है। ये क्या करता है, आपके इंटरमीडिएट कोड को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, बट कंडीशन यहाँ पे क्या है, ये एक एक स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन चेक करता है। अगर किसी लाइन में अगर इसको एरर मिल गई तो ये आगे फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता, वहीं पर रोक देता है। लेकिन कंपाइलर में ऐसा नहीं था, प्रोग्राम अगर कहीं गलत भी होता है तो वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को चेक करता है, जहाँ जहाँ गलतियाँ होती हैं वो आपको बताता है। लेकिन इंटरप्रेटर में अगर उसने सेकंड लाइन चेक की और सेकंड लाइन में उसको गलती मिल गई तो नीचे की लाइनों को ये चेक नहीं करेगा, ठीक है। तो इंटरप्रेटर इज एन कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डायरेक्टली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विदाउट रिक्वायर देम प्रीवियसली टू हैव कंपाइल्ड इनटू मशीन लैंग्वेज। क्लियर। चलिए आगे मैं देखता हूँ असेंबलर। असेंबलर क्या होता है, एक्चुअल में असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज इन दैट कि वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस जो
नॉर्मली ह्यूमंस उन एफर्ट्स को समझ सकें, मशीन को भी हम समझा सकें। जैसे कुछ वर्ड आपने सुने होंगे कि MOV मूव, है ना, ADD ऐड, इस टाइप की जो लैंग्वेजेस है यानी असेंबली लैंग्वेज, उसको हमारा जो एक यूज़र है वो इजीली स्टडी कर सके और मशीन को समझा सके। तो एक ऐसा कन्वर्टर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वो कौन सा है? असेंबलर। जी हाँ, एन असेंबलर इज अ program that takes basic computer instruction and convert into pattern bit that computer processor can be used perform and basic operation। क्लियर? चलिए आगे मैं वहाँ पे बात कर लेता हूँ लिंकर की। एक्चुअल में लिंकर होता क्या है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ लिंकर? देखिए जो लिंकर है, एक्चुअली लिंकर देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिंकर इज़ अ प्रोग्राम इन अ सिस्टम विच हेल्प टू लिंक ऑब्जेक्ट मॉड्यूल ऑफ प्रोग्राम इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट फाइल। कह सकते हो लिंकर का काम क्या है, जैसे कि अगर मैं वर्ड की बात करूँ, आपने वहाँ पे कह सकते हो आपने हाइपरलिंक क्रिएट किया होगा, है ना, टेक्स्ट में हाइपरलिंक जैसे ही आप एज अ ऑब्जेक्ट उसको लिंक कर देते थे, तो यहाँ पे लिंकर भी सेम काम करता है। किसी भी प्रोग्राम्ड फाइल को, किसी भी कह सकते हो कि किसी भी लाइब्रेरी को अगर उसको लिंक कराना है, किसी ऑब्जेक्ट के मॉड्यूल्स को अगर यहाँ पे लिंक करना है किसी ऑब्जेक्ट फाइल को, तो वो लिंकर हेल्प करता है। यानी लिंकर की मदद से ही हमारी फाइल को आपस में लिंक किया जाता है। अगला टॉपिक है लोडर। लोडर इज अ प्रोग्राम ऑफ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम विच लोड द एग्जीक्यूटेबल फ्रॉम डिस्क एंड प्राइमरी मेमोरी ऑफ द एग्जीक्यूशन। यानी लोडर का काम क्या है, यानी आपकी मेमोरी में, आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में जो भी आप प्रोग्राम बनाओगे या जो भी प्रोग्राम बना हुआ है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए, प्रोग्राम को चालू करने के लिए लोडर की आवश्यकता होती है। यानी हमारे रैम को कमांड देता है लोडर और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे लोडर का। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि मैं आपके लिए जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट और जल्दी ही लेकर के मैं आपके लिए लाऊं। अगला टॉपिक है हमारे पास वेरिएबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑलरेडी हमने देख लिया है। एक्चुअल में वेरिएबल इज अ नथिंग बट नेम टू गिवन स्टोरेज एरिया दैट योर प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट। यानी कह सकते हो वेरिएबल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जहाँ पे आप किसी भी डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए आप कंसिडर करते हो, एक स्पेस क्रिएट करते हो। ठीक है, अगले मैं यहाँ पे बात करूँ कीवर्ड की। देखो कीवर्ड एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोटल कितने कीवर्ड होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 32 कीवर्ड। जी हाँ, टोटल कीवर्ड कितने हैं? 32 कीवर्ड है। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। कीवर्ड आर प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड यूज्ड इन प्रोग्रामिंग दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू कंपाइलर। इट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेक्स एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड एन आइडेंटिफायर। कह सकते हो कीवर्ड एक ऐसा स्पेशल कह सकते हो कीवर्ड एक ऐसा प्रीडिफाइंड फंक्शन है ना, जो आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से रिजर्व रहता है। उनका इस्तेमाल करके हम अपने प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, बट कोई कीवर्ड आइडेंटिफायर नहीं बन सकता। क्लियर है? कीवर्ड अलग होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है हम आपको आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये 32 के 32 पूरे कीवर्ड मैंने आपको दिखा रहा हूँ मैं। ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्टिन्यू, डू, डिफ़ॉल्ट, कॉन्स्ट होता है कॉन्स्टेंट, है ना, डबल, एल्स, एनम, एक्सटेंड, फॉर, इट, ये जितने भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या है आपके पास कीवर्ड है। 32 कीवर्ड्स है। क्लियर है? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है सोर्स कोड। व्हाट इज द मीन ऑफ सोर्स कोड? देखिए, व्हेन डू कोड राइट कोड दैट इज सोर्स कोड। यानी आप जब कोई कोड लिख रहे होते हो या आप कोड बना रहे होते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। यानी जो आप प्रोग्रामिंग करते हो उसे हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। वेरी गुड। अगला टॉपिक है ऑब्जेक्ट कोड। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम में जब आती हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। ऑब्जेक्ट कोड, व्हेन ट्रांसफर और कन्वर्ट कोड इनटू बाइनरी कोड दैट इज ऑब्जेक्ट कोड। यानी आप जो प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज में आपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी कोड या जो मेथड उनको दिया है, जो भी इनपुट दिया है, जब वो मशीन उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। क्लियर हो गया? आपने ऊप्स का नाम सुना होगा, है ना, तो ये एक्चुअली ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो ये इसका एक्चुअली अभी सी में कोई यूज़ नहीं है, बट कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो C++ एक तरीके की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका काम क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऊप्स का अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम टेक एक्शन एंड सॉल्व इट। यानी वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सोल्यूशन को ढूंढ लेती है ईजिली, इसी ने। ठीक है,
अब हम आते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। धीरे धीरे हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर, एक्चुअली में फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई जिस टाइप का हम डेटा टाइप लेते हैं उस डेटा टाइप को हम इस्तेमाल करने के लिए, कॉल करने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे %c का इस्तेमाल किया जाता है कैरेक्टर के लिए, %d का इंटीजर के लिए, %f का फ्लोट के लिए, %e का डबल एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट यानी जहाँ पे e की पावर करते हो ना, e की पावर -2 एक्सपोनेंशियल वैल्यू के लिए। g का मतलब होता है फ्लोट यानी डबल कह सकते हो रिक्वायर्ड, है ना। फिर आता है o का मतलब होता है अनसाइंड ऑक्टल वैल्यू, P का मतलब है पॉइंटर एड्रेस को स्टोर करने के लिए, S का मतलब होता है एक्चुअल में स्ट्रिंग या फिर कह सकते हो एरे ऑफ कैर सीक्वेंस, यानी कैर का मतलब कैरेक्टर। कोई कैरेक्टर अगर सीक्वेंस में लिखा है, जैसे मैं लिख दूं इंजीनियरिंग विदाउट स्पेस, तो ये क्या है, एक तरीके का स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग का मतलब कलेक्शंस ऑफ वर्ड है ना, कलेक्शंस ऑफ लेटर। क्लियर। यहाँ पे बात करता हूँ यू की, तो यू क्या है, अनसाइंड डेसिमल, यानी किसी भी अनसाइंड डेसिमल वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कराने के लिए, प्रीव्यू कराने के लिए हम %u यूज़ करते हैं। फिर %x ये होता है अनसाइंड हेक्सा वैल्यू, यानी जो हेक्स वैल्यू यानी हेक्सा वैल्यू होती है उसको अनसाइंड हेक्सा वैल्यू को स्टोर करने के लिए। चलो ऑलरेडी हमने सी का स्ट्रक्चर, सी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमने देख लिया है। अब एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं सी का कि काम कैसे करता है हमारा सी का प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए लिखा है सिंटैक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। यहाँ पे लिख दिया मैंने इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, इंक्लूड math.h। तो ये सारी क्या है ऑलरेडी आपको पता है, हेडर फाइल। फिर ये जो मेन लगा रखा है यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है, यानी जिसको आप छोटा ब्रैकेट बोलते हो, है ना, तो ये इसको हम टर्मिनेट नहीं करते। टर्मिनेशन क्या होता है, टर्मिनेशन का मतलब है अपने प्रोग्राम की लाइन को आगे बढ़ाना, उस लाइन को एंड करके एक नई लाइन शुरू करना। ठीक, ये हमने मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। फिर यहाँ पे हमने करली ब्रेसेस ऑन कर लिए, यानी ओपन कोड और एंड क्लोज ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ। फिर यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन, देखिए प्रिंटफ स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट यानी जो ये प्रिंटफ लिखा है, फिर पैरेंथेसिस यानी छोटा वाला ब्रैकेट ऑन, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ऑन किया गया है। इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा वो आपकी स्क्रीन पे एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर आती है बात स्कैनएफ की, तो एक्चुअल में स्कैनएफ क्या है, स्कैनएफ एक तरीके से कर सकते हो कि प्रिंटएफ हमें आउटपुट देता है और स्कैनएफ हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्कैनएफ पैरेंथेसिस ऑन, इन्वर्टेड कॉमा ऑन, यहाँ पे % लगा है। % मैंने यहाँ पे कोई आइडेंटिफायर इस्तेमाल नहीं किया है ना, क्यों, रीज़न क्या है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं इंटीजर टाइप का डेटा लूँगा तो मैं यहाँ d लिखूँगा, है ना, और अगर मान लीजिए मैं कैरेक्टर टाइप ले रहा हूँ तो %c लिखूँगा और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, नोट कॉमा क्लोज कॉमा, फिर यहाँ पे एंड इस्तेमाल करेंगे यानी %। उसके बाद आप जो वेरिएबल डिफाइन करोगे, जैसे वेरिएबल मैंने लिया इंट x, याद है आपको मैंने पहले पढ़ाया अभी जस्ट थोड़ी से पहले, इंट x, तो अगर x में वैल्यू स्टोर कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा %x। ठीक है, तो ये इनपुट लेता है यूजर से। फिर आती है बात गेट ch की, तो देखो गेट ch का मतलब होता है होल्ड स्क्रीन, यानी वो आपके स्क्रीन पर जो रिजल्ट आता है उसको होल्ड करके वहाँ पे रखता है। ठीक, आगे देखो, अगर मैं गेट ch के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे लिख दूँ 05, तो 05 का मतलब होगा कि आपका रिजल्ट 5 सेकंड के लिए होल्ड होगा। अगर मैं लिख दूँ 25 तो आपका रिजल्ट 25 सेकंड के लिए यहाँ पे स्टोर होगा, जो आपको गेट ch नज़र आ रहा है इस पैरेंथेसिस के बीच में। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैं आपको वहाँ पे बता चुका हूँ कि % का मतलब क्या है, कि ये आपके आइडेंटिफायर है ना। चलो वेरिएबल डिक्लेरेशन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। मैंने लिखा इंट और एक वेरिएबल ले लिया एज नाम का, तो इंट हमारा डेटा टाइप हो गया, एज हमारा क्या है वेरिएबल, और यहाँ पे जो सेमीकोलन इस्तेमाल किया है प्रोग्राम की लाइन को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आगे हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं मेन फंक्शन। तो एक्चुअल में मेन फंक्शन कैसे काम करता है, ये 3 तरीके से काम करता है। पहला तो आप मेन फंक्शन को कॉल करते हैं, सेकंड आपके पास है void main एंड थर्ड वन इज़ int main। देखिए void main इसका मतलब होता है एरर $=0, यानी अगर आपके प्रोग्राम को रन कराने के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो अगर मान लीजिए एक नॉर्मल एरर है तो void main फंक्शन क्या करता है, उस एरर को कंसीडर नहीं करता है और वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि आपका प्रोग्राम इजली रन हो जाए। अब हम बात करते हैं int main की। तो देखिए int main एक तरीके का ऐसा मेन फंक्शन है जहाँ पे इसके रिज़ल्ट को देखने के लिए हम रिटर्न 0 को कॉल करते हैं। अगर मैं रिटर्न 0 की जगह पे अगर मैं यहाँ पे नंबर्स दे दूँ तो वो उतने सेकंड के लिए आपका रिजल्ट यहाँ पे प्रीव्यू होगा। जैसे गेट ch के जो पैरेंथेसिस के अंदर अगर मैं 5 लिख दूँ तो आपका रिजल्ट 5 सेकंड तक की प्रीव्यू
होगा। तो वैसे ही इंट मेन फंक्शन अगर आपने इस्तेमाल किया है तो हमें लास्ट में जहाँ पे गेट सी एच लगाते हैं रिज़ल्ट को देखने के लिए हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, रिटर्न 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ हेडर फाइल्स की तो ऑलरेडी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ कि एक्चुअल में हम हेडर फाइल क्यों लगाते हैं। अगर मैं stdio.h की बात करूँ तो ये एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है। इस हेडर फाइल का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी यूज़र से यूज़र का डेटा प्रिंट कराने के लिए या फिर यूज़र के डेटा को स्कैन करने के लिए। यानी आप दो फंक्शन यहाँ पे यूज़ करते हो अपने प्रोग्राम में, printf और scanf। तो इन दो फंक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए stdio.h का हम इस्तेमाल करते हैं, इस हेडर फाइल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं conio.h यानी कंसोल इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। कंसोल इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है हमारा, ये जो हेडर फाइल है इसका इस्तेमाल करते हैं 4 फंक्शंस को यूज़ करने के लिए। पहला है CLR SCR यानी क्लियर SCR का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। आप अपने स्क्रीन के रिजल्ट को बार बार क्लियर करना चाहते हो तो CLR SCR इस्तेमाल करते हैं। गेट CH का मतलब होता है आप जो अपने रिजल्ट को होल्ड करके प्रीव्यू देखना चाहते हो तो गेट CH यूज़ करते हो। ऐसे ही यहाँ पे गेट्स है और पुट्स है। तो यहाँ पे ये 4 फंक्शन है, इनको इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, conio.h। अब मैं अगला आपको हेडर फाइल यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ, math.h। देखिए maths.h का काम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर एक वेरिएबल लिया हमने, मान लीजिए कि हम प्रोग्राम बना रहे हैं a + b का होल स्क्वायर, तो हमने लिखा a² + b² + 2ab। तो यहाँ अगर मैं अपने प्रोग्राम में अगर कंडीशन दूंगा 2ab तो वो जब 2 लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम काम नहीं करेगा, एक सिंटैक्स एरर हमको यहाँ पे दे देगा। तो हम डायरेक्ट किसी इंटीजर नंबर को अपने कंडीशन में इस्तेमाल करने के लिए maths.h लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसका इस्तेमाल ना करें तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंटीजर नंबर को हम पहले एक वेरिएबल ले लें और उसमें पहले से वेरिएबल के अंदर एक इंटीजर वैल्यू को डिक्लेयर कर लें, फिर उस वेरिएबल को कॉल करा दें, जैसे c × a × b, तो c = 2 कर सकते हैं, यानी 2ab। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं अपने प्रोग्राम की बात करूं तो यहाँ पे चलिए मैं फ़िलहाल ड्राई रन आपको दिखाने वाला हूं। मैं कुछ प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे ड्राई रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। और जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहाँ पे मैं आपको सारे के सारे प्रोग्राम जितने भी हैं ये सारे मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा और सिस्टम पे रन करके बताऊंगा। सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, कौन से सॉफ्टवेयर पे आप अपने इस लैंग्वेज या अपने कोड को रन करा पाओगे, वो सारी चीज़ें हम आगे बताएंगे आपको। फिलहाल हमारा जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो 2 तरीके से बनाते हैं। पहला होता है प्री डिफाइन और दूसरा होता है यूज़र डिफाइन। देखिए प्री डिफाइन का मतलब ये है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो लेफ़्ट साइड में हमारे पास है यूज़र डिफाइन फंक्शन एंड राइट साइड में हमारे पास है प्री डिफाइन। तो ऑलरेडी एक बार मैं आपको फिर से क्लैरिफाई कर दूँ कि प्री डिफाइन फंक्शन क्या होता है। जब आप प्रोग्राम यहाँ पे राइट करोगे तो यूज़र्स कोई वैल्यू नहीं देगा, जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होगा तो आपका जो आउटपुट है वो आपके स्क्रीन पे देखना शुरू हो जाएगा। और यूज़र डिफाइन क्या होता है, जब यूज़र एक इनपुट देता है तो उस इनपुट के आधार पे आपके सिस्टम पे रिज़ल्ट प्रिंट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखा है इंक्लूड stdio.h इंक्लूड conio.h मेन फंक्शन, फिर कर्ली ब्रेसेस को ऑन कर लिया, कैर ए है ना, कैर ए का मतलब है कैरेक्टर नाम का एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर कैर नाम का एक डेटा टाइप ले लिया और ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। फिर मैंने प्रिंट करा दिया, printf फंक्शन यूज़ किया, पैरेंथेसिस ऑन किया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिख दिया इंजीनियरिंग। तो आपका जो आउटपुट आएगा गेट cs लगा के मैंने इसको क्लोज कर दिया, देन टर्मिनेट करा दिया, है ना प्रोग्राम को। फिर कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे Ctrl+F9 से, अगर टर्बो सी यूज़ कर रहे हैं आप तब, तो इसका जो रिजल्ट आएगा प्रिंट होगा वो क्या लिख के आएगा, इंजीनियरिंग। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर एक ऑप्शन आए और आपसे पूछे कि एंटर योर नेम, है ना, तो यूज़र जो अपना नाम लिखे वो उसके स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यूज़र डिफाइन फंक्शन के लिए हमने सेम लाइब्रेरी यूज़ की है, इंक्लूड stdio.h इंक्लूड conio.h मेन फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने कैर को इस्तेमाल किया, वेरिएबल वही इंटीजर हमारा डेटा टाइप कैर हो गया, कैर ए। printf फंक्शन इस्तेमाल किया, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा दिया, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो गया, printf एंटर योर नेम। उसके बाद टर्मिनेट करा दिया, स्कैन करा दिया। यूज़र जो वैल्यू दे रहा है वो एक कैरेक्टर टाइप है, इसलिए %c में हमने स्टोर कर लिया। एक्चुअल में जब नेम है तो वो स्ट्रिंग टाइप होगा, फिलहाल मैंने यहाँ पे कैरेक्टर ले लिया है, कोई नहीं। यहाँ पे मैं ए लिख दिया हूँ क्योंकि ए मैंने कॉमा लगा के इसलिए लिखा है। अब यहाँ पे देखिए जो डेटा हम स्कैन करा रहे हैं वो स्कैन कराने के बाद ए नाम के वेरिएबल के अंदर यहाँ पे होगा। तो अभी ए तो वेरिएबल है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि प्रोग्राम को स्टोर कराने के लिए हम यहाँ पे एंड यूज़ करते हैं, जिसको % बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोड थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, %a। वेरी गुड, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे गेट cs लगा के आप जब रन कराओगे तो यहाँ पे पूछेगा
कि आपका नाम क्या है। जैसे ही अपना नाम प्रिंट करोगे और एंटर करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो प्रोग्राम था वो रन कर जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। हम आपको अगला टॉपिक अगला प्रोग्राम आपके पास है, राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स, है ना। दो इंटीजर वैल्यू को आपको ऐड करना है, जोड़ना है, घटाना है, वो सारी चीज़ें हैं। चलिए मैं आपको एडिशन का प्रोग्राम दिखा देता हूँ कैसे बनाना है। आपको देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। देखो हमने वापस से लाइब्रेरी को कॉल कर लिया, हेडर फाइल्स इंक्लूड stdio.h इंक्लूड conio.h। यहाँ पे इस बार हमने void मेन फंक्शन ले लिया। अब देखो एक चीज़ समझना, ये हम यूज़र डिफ़ाइन और प्री डिफ़ाइन दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगर हम प्री डिफ़ाइन बनाएंगे तो ए की वैल्यू हम पहले डिफ़ाइन कर दें, बी की वैल्यू डिफ़ाइन कर दें और कंडीशन डिफ़ाइन कर दें, तो हमारा रिजल्ट जो है वो अपने आप प्रिंट हो जाएगा। बट हम सारे प्रोग्राम कोशिश करेंगे हम प्री डिफ़ाइन बनाने की, है ना। प्री डिफ़ाइन भी बनाएंगे और हम यूज़र डिफ़ाइन भी बनाएंगे। फिलहाल अभी हम यूज़र डिफ़ाइन प्रोग्राम बना रहे हैं। हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल ले लिए। क्यों? हमने कहा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपको 2 इंटीजर वैल्यू ऐड करनी है। पहली पहली वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल यानी ए हो गया, दूसरी वैल्यू को स्टोर करने के लिए दूसरा वेरिएबल यानी बी हो गया। फिर सम का मतलब ये है कि इन दोनों का ऐड, जहाँ पे हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक कंडीशन बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए क्या करना है हमने यहाँ पे void मेन फंक्शन के बाद कर्ली प्रोसेस ऑन कर लिए हैं। फिर यहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट कराया, printf एंटर योर फर्स्ट वैल्यू, टर्मिनेट। स्कैन कर लिया, वैल्यू को इंटीजर टाइप था इसलिए %d आ गया, कॉमा, है ना, %a, पहली वैल्यू हमने a में स्टोर करा दी। अगला printf एंटर योर सेकंड वैल्यू %d, है ना, अगली वैल्यू हमने b में स्टोर करा दी यानी %b। अब ये 2 बार अगर हमें ना लिखना पड़े, इसके लिए हम एक चीज़ और कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए राइट साइड में और करके लिखा हुआ है, हम यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं, printf, है ना, यहाँ पे दे दिया एंटर योर फर्स्ट और सेकंड वैल्यू। ठीक, उसके बाद हम वैल्यू जब स्कैन कराएंगे, अगर 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, जितने इंटीजर हैं हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर को कॉल कर देते हैं। जैसे %d 2 इंटीजर लेने हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, पहली वैल्यू स्टोर करनी है %a, दूसरी वैल्यू स्टोर करनी है %b। तो ये सब कोड को थोड़ा सा छोटा करके हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी सम इज इक्वल टू a प्लस बी। तो यहाँ पे जो हमारा जो मेन डेटा है वो स्टोर हो रहा है किसमें, सम में, यानी सम में जो वैल्यू स्टोर हो रही है a प्लस बी की वैल्यू स्टोर हो रही है। फिर हम रिजल्ट प्रिंट कराएंगे, printf इन्वर्टेड कॉमा यानी पैरेंथेसिस ऑन, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिजल्ट इंटीजर टाइप का इसलिए %d, कॉमा। अब वैल्यू किसकी प्रिंट करानी है, सम की, क्योंकि a प्लस बी का जो डेटा है वो सम के अंदर स्टोर है। तो यहाँ पे %m इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे केवल जब प्रिंट कराते हैं तो उस वैल्यू का नाम दे देंगे। printf डेटा प्रिंट कराना है सम का, हमने सम लिखा, इसको टर्मिनेट करा दिया, फिर लगाया गेट ch, है ना, हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया। अब इसी तरह एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का अगर आप प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो जहाँ पे a प्लस बी है यहाँ पे माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्शन का बन जाएगा, डिवीज़न कर देंगे, डिवीज़न का बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक यानी स्टार इस्तेमाल करना है आपको। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको भी छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप इन पे प्रोग्राम बनाने की कोशिश करिएगा। अगर बन जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, समझ में आया, नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सेशन दिखाएंगे और ये एक एक प्रोग्राम आपको बना के दिखाएंगे, कैसे हमें इन प्रोग्राम्स को क्रिएट करना है, कैसे बनाना है। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपको डिफाइन कर दूँ, छोटी सी चीज़ है। जैसे यहाँ पे मैंने कैर ए, फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ कर लिया, बिग ब्रैकेट, इसके अंदर 20 लिख दिया। इसका क्या मतलब है, अगर ब्रैकेट कहीं पर भी लगा होगा, इसका मतलब है जो कैरेक्टर, आप एक कैरेक्टर टाइप का इंटीजर ले रहे हो और ए नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर जो मैक्सिमम कैरेक्टर हम ले सकते हैं, यानी डेटा स्टोर करेगा मैक्सिमम, वो कितना करेगा, 20। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स विच मेक्स स्ट्रिंग, है ना, कह सकते हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर क्या है, एक तरीके की स्ट्रिंग है, इसलिए इसका जो हम स्पेसिफिकेशन है वो %s से भी हम कर सकते हैं। चलिए ये हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। पहला प्रोग्राम है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल के लिए आपको प्रोग्राम बनाना है। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड करने के लिए πr² होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय r। अब आपको ये प्रोग्राम्स बनाने हैं ऐसे ही, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर, क्यूब, है ना, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ये सारी चीज़ें आपको, ये प्रोग्राम्स आपको सॉल्व करने हैं। ठीक, ये कोशिश करिएगा कि आप बनाइएगा प्रोग्राम्स, अगर बन जाता है तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा मुझे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे इन सब के प्रोग्राम आप बनाओगे और ये प्रोग्राम, इनको हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।